जिस तरीके से छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं, एनटीए पर सवाल उठा रहे हैं, इसी क्रम में अभी का बड़ा अपडेट यह है कि शिक्षा सचिव की तरफ से जो एनटीए के डीजी हैं, उन्हें तलब किया गया है। एनटीए के डीजी हैं सुबोध कुमार, तो सुबोध कुमार सिंह को शिक्षा सचिव ने तलब किया है। एनटीए ही वो एजेंसी जो नीट और यूजीसी नेट जैसे एग्जाम करवाता है, और ये वो दोनों एग्जाम हैं जो इस वक्त विवादों में हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा अभी 2 दिन पहले 18 जून को हुई। 24 घंटे के भीतर पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई। नीट की परीक्षा मेडिकल में जिसके जरिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, नीट की परीक्षा मई के महीने में हुई थी, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट सामने आया, उसके बाद जो अनियमितताएं सामने आई, तब से लगातार नीट परीक्षा भी रद्द हो, ये मांग छात्र कर रहे हैं। और अब शिक्षा सचिव ने एनटीए के डीजी को तलब किया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? शिक्षा सचिव का एनटीए के डीजी को तलब करना, क्या नीट परीक्षा जो छात्र मांग कर रहे हैं रद्द की जाए, उसे लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है इस मीटिंग में? देखिए, नीट परीक्षा को लेकर तो ऐसी अभी नहीं की जा सकती है, लेकिन ये जरूर है कि शिक्षा मंत्रालय प्रेशर में जरूर है। यूजीसी नेट का मामला जिस तरह से सामने आया और उसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने उसे रद्द का फैसला किया और मामले की जांच सीबीआई को दी है। और उसके बाद का जो बड़ा डेवलपमेंट यही है कि इस समय डीजी एनटीए सुबोध कुमार को शिक्षा सचिव ने तलब किया है। वो इस समय उनके कार्यालय में पिछले 40 मिनट से मौजूद है। 40 मिनट से पूरे मसले पर अपनी बात रख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि शायद शिक्षा मंत्री बहुत ही ज्यादा इस पूरे मसले पर एक्टिव है। देश के लाखों छात्रों का जो विश्वास डिगा है उसे फिर से आप ये बता रहे हैं नीरज पांडे कि इस समय जो एनटीए के डीजी हैं सुबोध कुमार सिंह, उनकी ये मीटिंग कह लीजिए वो चल रही है शिक्षा सचिव के साथ पिछले 40 मिनट से। बिल्कुल। इस समय शिक्षा सचिव के संजय मूर्ति के कमरे में 40 मिनट से सुबोध कुमार सिंह जो डीजी एनटीए हैं वो मौजूद। कहा यही जाता है कि पूरे मसले पर वो एनटीए की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, क्या अब तक हुआ, पूरे मामले को वो रख रहे हैं शिक्षा सचिव के सामने। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या इस पे फैसला लेती है। क्या जिस तरह से यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द की, उसी तरह से क्या नीट की परीक्षा भी रद्द की जाएगी, या कुछ और कड़े फैसले लिए जाएंगे, या कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, ये सब बाद में तय होगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस समय की रोमाना यही है कि सुबोध कुमार सिंह जो डीजी एनटीए हैं, इस समय शिक्षा सचिव के कमरे में पिछले 40 मिनट से मौजूद हैं। और बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए नीरज पांडे। तो एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह इस समय शिक्षा सचिव के कमरे में मौजूद हैं। पिछले 40 मिनट से ये मुलाकात जारी है, और देखिए यहाँ पर एनटीए को बहुत से सवालों के जवाब देने होंगे। ये गड़बड़ियां आखिरकार क्यों हुई, कैसे हुई, सिस्टम में ये लापरवाही, ये लूप होल्स, एनटीए जो है वो इससे पूरी तरीके से बेखबर कैसे रहा, या फिर जानबूझकर एनटीए की तरफ से इन गलतियों पर पर्दा डाला गया। और वो जो शिक्षा मंत्री वाला बयान था कि साहब नीट में पेपर लीक नहीं हुआ, और अब जो कि साक्ष्य सामने आ रहे हैं कि पेपर लीक तो हुआ है, तो ये सारी गलत जानकारियां एनटीए की तरफ से शिक्षा मंत्रालय को क्यों दी गई, इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को। तो उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में गड़बड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यूपी में मतदाता सूची में गड़बड़ी। दरअसल बीजेपी की जो समीक्षा हो रही थी उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, उसको लेकर यही बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट बता रही है। बड़ी तादाद में बीजेपी समर्थक वोटर्स के नाम काट दिए गए वोटर लिस्ट से। अधिकारियों पर जानबूझकर गड़बड़ी करने का आरोप लग रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, मतलब हार कि कहीं ना कहीं वजह जो है वो मतदाता सूची में गड़बड़ी, और उसके लिए कटघरे में अधिकारी, यही बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट में सामने निकल कर आ रही है तस्वीर। रोमाना, समीक्षा रिपोर्ट तो देखिए 25 तारीख तक आनी है, लेकिन ये वो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं जो फीडबैक दिया गया है। जो समीक्षा करने 40 टीमें गई हैं, उनको एक नहीं बल्कि कई जिलों से रोमाना ये फीडबैक मिला है। ये कार्यकर्ताओं ने दिया है, ये पदाधिकारियों ने दिया है उस जिले के लोकसभा क्षेत्र के, और उन्होंने कहा है कि जो मतदाता सूची है जो पीठासीन अधिकारी के पास होती है और जो अंतिम मतदाता सूची उनको दी जाती है, उनमें गैप मिला है। बीएलओ लेवल से कई जगहों पर नाम काटे गए हैं, और जहां जहां नाम काटे गए
हैं, ये बीजेपी के कोर वोटर थे जिनके नाम काटे गए हैं। तो उनका उन्होंने ये सीधा सा आरोप लगाया है कि ये जो है सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की, बीएलओ की, उनकी मिली भगत से हुआ है और इसका दुष्परिणाम बीजेपी को झेलना पड़ा है। और मैं आपको एक अहम बात ये भी बता सकता हूं रोमाना कि इस मामले में ये भी मुमकिन है, चूंकि शिकायतें एक नहीं बल्कि कई जिलों से आई हैं, इसलिए यूपी बीजेपी इस मामले में जांच की मांग भी कर सकती है। सूत्रों से अयोध्या में जो बीजेपी को हार मिली है उसकी जो समीक्षा बैठक हुई है वो बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, जिसमें फीडबैक जो मिला है उससे बीजेपी को यह पता चला है कि पार्टी के जो उम्मीदवार थे लल्लू सिंह, उन्होंने जो बयान दिया था ना वो भारी पड़ गया। लल्लू सिंह ने 400 सीटों को संविधान में बदलाव के लिए जरूरी बताया था। लल्लू सिंह का वही बयान चुनाव के दौरान बहुत वायरल हुआ। वो बयान क्या था जरा ये सुन लीजिए पहले। के लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार के 272 जो भी बन जाते हैं, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट या नया संविधान बनाना। तो इसलिए तो ये जो बयान आप सुन रहे थे ये लल्लू सिंह का, जो अयोध्या से बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनका पुराना बयान है, चुनाव के दौरान दिया गया बयान है और यही बयान माना यह जा रहा है कि बीजेपी को भारी पड़ गया। सिर्फ उनकी अपनी सीट पर नहीं बल्कि अन्य कई सीटों पर। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी अपने दम पर सिर्फ 33 सीटें ही जीत पाई, तो ये वो बयान अभिषेक उपाध्याय जिसने नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल रोमाना, और देखिए अयोध्या में जहां जहां समीक्षा हुई है वो मिल्कीपुर की, मैं आपसे कहूं बीकापुर, रिधौली, अयोध्या, हर जगह ये बात रखी गई है कि लल्लू सिंह का ये बयान बहुत नुकसान किया है। दलित वोट बैंक में डेंट लगी है, कुर्मी वोट बैंक, मौर्या वोट बैंक, ये सब बीजेपी से छिटक गए, बड़ा डेंट लगा है। और इसको एक बड़ी बात ये भी है कि इसको कोई ऐसी सीरियस कोशिश भी नहीं हुई कि निचले तबके तक जा करके इसको काउंटर किया जाए और बताया जाए कि नहीं ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है। तो लल्लू सिंह के इस बयान ने सिर्फ अयोध्या भी नहीं बल्कि बाकी भी कई सीटों पर बड़ा नुकसान कर दिया है। ये समीक्षा के दौरान ये बात उभर करके प्रमुख तौर पे सामने आई है। सवाल ये है कि आखिरकार ये जिस तरीके से हार बीजेपी को मिली है ना, और अब जो अयोध्या फाइल्स में हार का सीक्रेट सामने आ रहा है, मतलब ये तो साफ तौर पर 400 पार वाले नारे का साइड इफेक्ट ही दिख रहा है सादा। मुकेश जी देखिए, ये उस समय की जो स्थितियां बनाई गई थी तब सभी लोग ये कह रहे थे कि ये ऐसा नारा जिससे जीत मिलेगी भाजपा को। उस समय लग रहा था कि एक तरफा चुनाव हो रहा है, लेकिन पहले और दूसरे चरण के बाद जब स्थितियां बदलने लगी तो स्पष्ट हुआ कि यही वो नारा था जिसने भाजपा को सबसे कमजोर किया। उसके कार्यकर्ताओं में ढिलाई आई, कई मतदाताओं ने यहां तक सोचा कि जब इतनी सीटें मिली रही हैं तो हमें वोटिंग करने की जरूरत क्या है। तो ये मुझे लगता है टेक्निकली भाजपा के लिए एक ऐसा नारा था, एक और सबसे ज्यादा जोर इसी पे दिया जा रहा था। लगभग ये ऐसा पत्ता था जिसको केंद्र की जो मतलब केंद्रीय नेतृत्व है वो सबसे गंभीरता से खेल रहा था। तो अब ऐसा लगता है कि ये उनकी टैक्टिकल भूल थी और इसको शुरू से अगर समझा होता तो मुझे लगता है कि इतनी ऐसी स्थिति नहीं होती, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पे कभी किसी को भी अंदाजा नहीं लग रहा था कि इतनी कम सीटें आएंगी। ठीक है, और हैरानी की बात यह है कि वो जो एक और बात सामने निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो समीक्षा चल रही है उसमें ये भी पता चला है कि साहब मतदाता सूची से जो बीजेपी समर्थक हैं उनके नाम ही गायब हो गए और इसको लेकर कई अधिकारी भी अब रडार पर आएंगे। देखिए क्या है कि जब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होता है उसके पहले सभी राजनीतिक दल के नेताओं से उनके कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है और मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है। उसमें आपत्तियां लगती हैं कि यदि किसी का नाम आपके समर्थकों का कटा हो या आप जिसको जानते हो मतदाता यहाँ हो और उसका नाम कट गया हो तो आप उस नाम को जुड़वा दीजिए। ये मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के पहले की प्रक्रिया है और उसमें जब ये प्रक्रिया चल रही थी तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या वहां पे नहीं थे? वहां होता है, सभी दल के लोगों को बुलाया जाता है। लेकिन दूसरा विषय मैं बोल दूं अयोध्या वाले पे जी। अयोध्या में यदि लल्लू सिंह के एक बयान से भारतीय जनता पार्टी हार गई तो 2014 और 2019 में ऐसा कौन सी बात लल्लू सिंह ने कहा जिसकी वजह से पूरे मतदाता उनके साथ थे?
सबसे मूल बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की वन टाइम योजना का लाभ जिन लोगों को मिला, उनको लगा कि आगे का लाभ नहीं मिलेगा, और 1 लाख रुपए साल की जो पॉलिसी, अब संविधान बदलने वाली बात, ये दोनों बातें कहीं ना कहीं दलित समाज के बीच में घर कर गई। तो वो बातें भी आपसे तो संविधान बदलने वाला ही तो वो बयान है ना, जो लल्लू वो सिंह वाला सेकेंडरी चला। है। और अगर आप 1 लाख वाले की बात करेंगे तो अक्कू जी, वो 7200 वाला जो है वो तो 72,000 वाला, वो तो 2019 में भी कांग्रेस की तरफ से वादा किया गया था। उस समय तक तो ये डिलीवरी का मामला था, तब तक मोदी की किसान योजना शुरू हो गई थी और लोगों ने उस पर ज्यादा यकीन किया, 72,000 पर नहीं किया। इस बार 2 योजनाएं साथ चल गई, एक संविधान बदलने की बात वाली साथ चल गई और उसका कोई काउंटर बीजेपी बहुत कायदे से नहीं कर पाती। अगर उसी समय लल्लू सिंह, ज्योति मिर्धा, अनंत कुमार, इन तीनों पर नकेल कर दी जाती, इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता, तो लोग सोचते कि नहीं, केंद्रीय नेतृत्व इससे सहमत नहीं है, तो बात किनारे हो जाती। वो किया नहीं गया, टाल दिया गया, नहीं गया, बल्कि उल्टा लगातार अब की बार 400 पार ये नारे तो हमने सुने, वो तो लगातार लगते रहे। हालांकि हमने ये भी देखा किस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ये भी कहा गया कि साहब इस तरीके के बयानों का कोई मतलब है नहीं, और एक नेता को तो टिकट भी नहीं दिया। देखिए, इलेक्शन जो है ना परसेप्शन से लड़े जाते हैं। जब ये एक बार परसेप्शन बन गया और इसको अपोजिशन ने बहुत अच्छे से एनकैश किया कि 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसलिए लगा रही है क्योंकि उनके नेता कह रहे हैं कि संविधान बदलना है, और संविधान बदलने का एक मोटा मतलब है। संविधान बदलने का मतलब कोई देश में डिक्टेटरशिप आना नहीं, वो था कि रिजर्वेशन आप खत्म कर रहे हैं। इसीलिए यदि आप नतीजे देखेंगे तो उसमें ओबीसी, दलित, पिछड़े जो थे, उसका बड़ा वोट बैंक 6 से 8% का भारतीय जनता पार्टी से खिसका, और उसका नुकसान बड़ा वहाँ पर हुआ है। उत्तर प्रदेश में खास तौर से हुआ, जिस तरह से 33 सीटों पर वो आ गए, 72 से 62 से 33 पर आ गए, और लगातार और जगहों पर भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। ये सब वो जगह हैं जहाँ पर रिजर्वेशन की एक बड़ी बात है, तो उसका असर तो हुआ ये मोटे तौर पर। और भी कारण रहे होंगे, ये एक बड़ा कारण है, लेकिन मैं उस पर बहुत मुझे लग रहा है कि क्या बोलना चाहिए जब ये कहे भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा रिपोर्ट की अधिकारियों की वजह से मतदाता सूची में गड़बड़ी हो गई और नाम काटे गए। भारतीय जनता पार्टी तो वो है जो पन्ना प्रमुख का नारा लगाती रहती है कि उनका पन्ना प्रमुख जो है एक एक पन्ने को समझता है, और मतदाता सूची के लिए जैसे राकेश जी ने जिक्र किया, वो तो जब फाइनल लिस्ट जारी होती है उससे पहले इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं वो मीटिंग करते हैं, आप उसको देख रहे हैं, या तो आपने उसको भी नहीं देखा, फिर जब आपके पास लिस्ट आती है क्या आपने उस समय भी नहीं देखा? उसके बाद जब पन्ना प्रमुख जो बहुत महान हैं आपकी पार्टी के, उन्होंने उस दिन भी नहीं देखा जिस दिन वोट डाले गए थे कि भाई आपके लोग आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, इसका मतलब पार्टी का कार्यकर्ता इस इलेक्शन में नहीं जुड़ा, ये एक बड़ी बात हो सकती है। ठीक है, जल्दी। जैसे ये आरोप लगते हैं ना कि कहीं पे काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो सीधा कह दिया जाता था कि आप तो एक सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब हारे हुए उम्मीदवार तो कुछ भी बोलते हैं। अब ये बात, लेकिन भाजपा जिसकी राज्य में भी सरकार हो, केंद्र में भी सरकार हो, और वो कहे कि उनके अफसरों ने जानबूझ करके बीजेपी समर्थकों के वोट काट दिए, ये बात तो बिल्कुल हजम नहीं होती है। सही बात है, उनका एक्सपर्टीज ही इलेक्शन कैंपेन को कैसे एक एक समर्थक को लेके आना है बूथ तक, उसी में एक्सपर्टीज है, और वो कह दें तो ये बात बिल्कुल स्वीकार नहीं हो सकती है। क्या ये जो तर्क सामने निकल कर आ रहा है, ये एक तरीके से जिम्मेदारी जवाबदेही से बचने वाला और ठीकरा जो है वो अधिकारियों पर फोड़ दो ज्यादा नजर आता है? खबर महाराष्ट्र से है, जहां खराब परफॉर्मेंस के बाद एनडीए में कलह बढ़ती जा रही है। शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता हैं, नाम है रामदास कदम। एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की और इस बातचीत में कहा, लोकसभा चुनाव में शिंदे गुट को देरी से सीटें मिलने की वजह से कई जगह पर हमें नुकसान हुआ है। रामदास कदम ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। हमारे साथ खुद इस वक्त रामदास कदम जी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि जैसे भाजपा की सीटें 2 महीने पहले ही डिक्लेयर हो गई, जाहिर हो गई, वैसे ही अगर एकनाथ शिंदे जी को जो 15 सीटें दी गई, वो अगर 2 महीने पहले ही जाहिर होते थे तो आज शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी के 13 या 14 सीट आती थी। लेकिन एंड मोमेंट पे जब एबी फॉर्म भरने का है, उसी टाइम वो दी गई, और देने के बाद भी वहाँ पे हंगामा हुआ कि नहीं ये हमें चाहिए। उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती की है कि आइंदा ऐसा नहीं होवे। जो शिवसेना की सीटें हैं वो शिवसेना लड़ेगी, जो भाजपा का सीट है भाजपा लड़ेगी, जो राष्ट्रवादी की सीट है अजीत दादा की, वो अजीत दादा लड़ेंगे। वहाँ एक दूसरे ने टांग नहीं अड़ानी चाहिए। बात तो आपने
सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परम मौजूद है। मतलब वैभव, ये तो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से सीधे सीधे महाराष्ट्र में एनडीए की हार के लिए बीजेपी पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर रुख तो बीजेपी के पास ही गया है। रामदास कदम जो बाला साहब ठाकरे के ज़माने से, उद्धव ठाकरे से लेकर अभी एकनाथ शिंदे जी के साथ है। देखिए, ये साफ तौर पर तय हो गया है कि आने वाले विधानसभा के लिए अब एकनाथ शिंदे की बार्गेनिंग पावर है और बढ़ती दिखाई दे सकती है। और दूसरी बात रही बात तो लोकसभा के बाद पहले आरएसएस ने अजित पवार के ऊपर निशाना साधा, फिर अभी अजित पवार की जो सहयोगी पार्टी है एकनाथ शिंदे की, उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार को बोल रहे हैं कि अजित पवार थोड़ी और देरी से आते तो अच्छा हो जाता था। दूसरी तरफ उसी खुले मंच पे, स्थापना दिन के मंच पर रामदास कदम ये कहते हैं कि अगली बार एकनाथ शिंदे जी अगर आप मोदी और शाह को मिलेंगे तो मुझे लेके जाना, मैं उनसे बार्गेनिंग करूंगा और जो जीतने वाली सीट है मैं उनसे हासिल करूंगा, क्योंकि ये तोड़फोड़ की राजनीति महाराष्ट्र को पसंद नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ ये अंदर की ही तोड़फोड़ की राजनीति है, वो अभी हमारे समझ में आ रही है। तो इसको कहीं ना कहीं आप रुकाओ, ऐसे संकेत खुद रामदास कदम ने खुले मंच पर स्थापना दिन के मुहूर्त पर एकनाथ शिंदे को दिया। तो देखना यह होगा कि भाजपा इस तमाम जानकारी के लिए, और ऐसे में अब वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे आपके सामने है। बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं जिस तरीके से एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र में एनडीए हार से हिला, ये तो नजर आ रहा है। ऐसे में शुक्ला जी, अब सवाल ये कि विधानसभा चुनाव में क्या राहें ये लोग अलग कर लेंगे, या फिर ये जो पोस्टरिंग की जा रही है ये सिर्फ इसी गठबंधन में अपनी हैसियत और बढ़ जाए, इसकी कोशिश है? देखिए, एकनाथ शिंदे जी की तरफ के नेता की तरफ से जो बयान दिया गया है, मेरा अपना मानना है कि ये दबाव की राजनीति है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, लोकसभा में देर से टिकट दी गई। ये हवाला दे के वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में हमारी हिस्सेदारी कितनी होगी ये पहले क्लियर कर दीजिए। पहले क्लियर होने से उनके पास दोनों विकल्प खुले रहेंगे कि हम यहाँ रहें या यही छोड़ के चले जाएं। ठीक, अक्कू जी। तय बात है कि ये दबाव की राजनीति है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जहाँ तक शिंदे का सवाल है, शिंदे इस समय कंफर्टेबल स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, और वो उतनी बार्गेनिंग किसी और जगह तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ ये ज़रूर चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको जो सीटें अभी इनके हिस्से में आनी है उससे ज़्यादा आएँ, और ताकि तो हैसियत बढ़ाने की कोशिश है गठबंधन में। बिल्कुल हैसियत बढ़ाने की कोशिश है, और खासतौर से लोकसभा चुनावों में जिस तरह से परफॉर्मेंस किया शिंदे साहब ने, वो लग रहा था कि बहुत खराब रहेगा और भारतीय जनता पार्टी बेहतर करेगी। उससे उलट उन्होंने किया तो उनकी थोड़ी सी ताकत वैसे भी बढ़ गई है। लेकिन वो कहीं जाएंगे या आएंगे ऐसा कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सब कम विधायक होने के बाद भी अपने मुख्यमंत्री बने रहने से उनको कोई संभावना नहीं कि किसी दूसरी जगह वो जा रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल सकें और सही सीटें मिल सकें, दो चीज़ें हैं। इसका भी उन्होंने जिक्र किया। बिल्कुल, देखिए 288 सीटों के लिए वो चाह रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा भी है कि उन्हें 100 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए उनकी पार्टी को लड़ने के लिए। और इसका एक दावा इसलिए भी मजबूत बनता है कि अभी अभी जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें 7 सीटें मिली, भाजपा को 9 मिली। तो इस आधार पर वो मजबूती से अपना दावा रख रहे हैं। और एनसीपी जो साथी था उसको सिर्फ 1 सीट मिली, तो 288 में वो 100 का दावा इसी आधार पर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी को थोड़ा सा पीछे हटना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इस लोकसभा चुनाव अभी अभी जो हुए हैं उसमें उनका प्रदर्शन इनके मुकाबले बहुत अच्छा है। ये तो देखना होगा कि बीजेपी थोड़ा पीछे हटेगी या नहीं हटेगी, ये तो अभी देखना होगा।